जय महाकाल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी ये सीडीपी की क्लास है। यूपी टेट में आप लोगों को यहाँ से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। पहला, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर है हमारा ये माता पिता पर। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। बालक के प्रारंभिक विकास पर उनके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम शिक्षक कौन है, तो वो कौन है? माता पिता हैं प्रथम शिक्षक बच्चे के। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बाल्यकाल होता है, तो इसका राइट आंसर है हमारा सी। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु होता है बाल्यकाल। चलिए थोड़ा विस्तार से देखते हैं। बाल विकास को सामान्य रूप से 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर 1, शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होती है। दूसरी हमारी बाल्यावस्था, ये 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। दूसरी हमारी किशोरावस्था, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक चलती है। चौथी है हमारी प्रौढ़ावस्था, ये 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन: समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। आर मतलब कारण: संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है। इसका राइट आंसर हमारा सी। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। अभिकथन ये सही है क्योंकि समझने और बोलने की क्षमता शारीरिक परिपक्वता विशेष रूप से मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों और मुख के विकास पर निर्भर करती है। कारण भी सही है क्योंकि शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास सहित विकास के सभी आयाम आपस में संबंधित होते हैं। क्योंकि हालांकि शारीरिक विकास का एक सामान्य पहलू आर भाषा उत्पादन एक के विशिष्ट तंत्र की व्याख्या नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने लक्षणों के लुप्त होने के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हमारा डी, प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं। ये थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं पुराने लक्षणों के लुप्त होने का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये परिपक्वता के साथ विकसित और सुदृढ़ होती हैं। विकासात्मक परिवर्तन में कुछ चीज़ें लुप्त होती हैं, जैसे थाइमस ग्रंथि का छोटा होना, दूध के दांत गिरना, समय वाले बाल गिरना। ये परिवर्तन प्राकृतिक विकास का हिस्सा है। प्राथमिक लैंगिक विशेषता जन्म से मौजूद होती है और किशोरावस्था के दौरान विकसित होती है, वे गायब नहीं होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अभिकथन: 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और 6 रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण: बच्चे 5 या 6 के बाद गति कौशल बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है सी। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अभिकथन: 5 से 6 साल के कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। यह अभिकथन सही है क्योंकि 5 से 6 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटर रिकलर्स अभी विकसित हो रही होती है। उन पर लिखने के लिए दबाव डालना उनके विकास को बाधित कर सकता है। कारण: बच्चे 5 से 6 वर्ष के बाद ही गतिक कौशल को बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। यह उम्र उनके लिए लिखना सीखने के लिए उपयुक्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। गति संवेदी शिक्षार्थी माध्यम से सीखना पसंद करता है। तो किसके माध्यम से सीखना पसंद करता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, करने और चलने फिरने। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गति संवेदी शिक्षार्थी करने और चलने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। इन्हें थेस्टिक या स्पर्श शिक्षार्थी भी कहा जाता है। ये लोग व्यवहारिक तरीके से सीखते हैं और शारीरिक अभ्यास करना पसंद करते हैं। वे चीज़ों को सीधे हाथों से छूकर और उन्हें खोलकर सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। ये दर्शाता है कि विकास, इसका राइट आंसर है हमारा डी, समीप दूरमुख सिद्धांत।
विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह विकास के समीप दूरभिमुख सिद्धांत को दर्शाता है। इसमें शरीर का मध्य भाग शरीर के बाहरी भाग की तुलना में जल्दी विकसित होता है। सबसे पहले पूरे हाथ या पैर की गति को देखा जाता है, फिर कोहनी और घुटने के जोड़ों को नियंत्रित किया जाता है, अंत में उंगलियों की विशेष पहुंच को नियंत्रण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। शरीर गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है हमारा वी, इंटागोनिस्टिक। शरीर गठन के संबंध में इंटोगोनिस्टिक सही नहीं है। इंटोगोनिस्टिक से तात्पर्य जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित करता है। शेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। सोमार्फिक, ऐसे व्यक्ति गठीले मजबूत शरीर वाले होते हैं। नंबर 2, एक्टोमार्फिक, ऐसे व्यक्ति दुबले पतले तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं। एंडोमार्फिक, ऐसे व्यक्ति का शरीर गठन गोल मटोल तथा नरम होता है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से क्रम तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है हमारा वी, चालक विकास और सूक्ष्म चालक विकास। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास तक है। सर्वप्रथम स्थूल चालक विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण करना समन्वय सीखते हैं, जिससे वे गतियों को कर पाने में, शारीरिक संतुलन, गति एवं नियंत्रण पाने में समर्थ हो पाते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना और पैरों से प्रहार करना। इसके बाद सूक्ष्म चालक विकास के फलस्वरूप बालक अपने संसार के बारे में सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को उठाना, पकड़ने, जांच परख करने की प्रक्रिया सीखते हैं। यही कारण है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, क्रम स्थूल से सूक्ष्म विकास की ओर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, दूरगामी विकास का नियम। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दूरगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि मानव विकास के विभिन्न चरणों में विकास की गति एक समान नहीं रहती। विशेष रूप से शैशवावस्था और किशोरावस्था के दौरान शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन अत्यंत तीव्र या द्रुत गति से होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है हमारा वी, अभिवृद्धि या परिपक्वता कहते हैं। चलिए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि या परिपक्वता कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास एक निश्चित समय और सीमा के अंतर्गत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार लगभग एक मटर के दाने जितना होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ है। अस्थियम गुहा में दृढ़ तनिका जू से ढका हुआ होता है। इसमें पीयूष ग्रंथि रहती है। इस ग्रंथि से व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक एवं व्यवहारिक क्रिया नियंत्रित रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। नवजात शिशु का भार होता है, तो कितना होता है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, 7 पॉइंट होता है। नवजात शिशु का भार लगभग 7.5 पॉइंट होता है, 3.17 किलो होता है एवं इनकी लंबाई 19.5 इंच होती है। इस अवस्था में वह माँ के दूध पर निर्भर रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो क्या क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हमारा ये, स्नायु मंडल। चलिए देखते हैं। स्नायु मंडल का संबंध शारीरिक विकास के क्षेत्र से है, जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा एवं समायोजन का संबंध मानसिक विकास क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, इसका राइट आंसर हमारा ये, शारीरिक और गत्यात्मक विकास।
शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण बालक के शरीर में वृद्धि होती है, जबकि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक एवं नैतिकता से उसके मानसिक विकास में वृद्धि होती है। आप लोग बताइए यह वीडियो हमारा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग बताएं 15 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट करें सभी लोग।